अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर ही टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के बारे में है। तो देखते हैं कि टाइम शेयरिंग क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। अब इसका मैं पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं टाइम शेयरिंग की, कि हमने पहले पढ़े थे सिंपल बैच सिस्टम्स। तो बैच सिस्टम में यूज़र जो था वो जॉब के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था जब जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती थी। मतलब ये कि एक दफ़ा अगर जॉब रन करने के लिए एंटर करती है तो उसके दौरान अगर कोई एरर्स वगैरह या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यूज़र जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान उस प्रॉब्लम्स को या एरर्स को करेक्शन नहीं कर सकता था। तो करना क्या पड़ता था कि किसी भी मुमकिना एरर को पहले ही से या किसी प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करना पड़ता था और पहले से ही कोशिश होती थी कि वो एरर जो है वो मतलब उसको करेक्ट करने का कोई तरीका सोचा जाए। तो डिफ़िकल्ट काम था ये, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो कई फेजेस से गुजरता है। आपको पता ही है, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी सी लैंग्वेज पढ़ी है या आप लोगों ने विजुअल बेसिक पढ़ी है, तो उसमें आपने देखा कि हर प्रोग्राम जो है वो कंपाइलिंग, लिंकिंग वगैरह के फेजेस से गुजरता है। तो अब अगर सपोज कोई एक फेज़ इसमें से फेल हो जाता था तो फिर ये फैसला करना उस टाइम पर कि अब क्या किया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी यूज़र के लिए। तो ये मसला भी था कि रन टाइम पर डिबगिंग नहीं की जा सकती थी। सिर्फ इतना पता चल सकता था कि ये जो मतलब जो आ रही है, आपकी जो आउटपुट आ रही है वो गलत क्यों आ रही है। ठीक है, तो डिबगिंग जो है वो करना मुश्किल होता था। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग को इसीलिए फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके। अब इसमें क्या था कि जो सीपीयू है वो हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बहुत से रिसोर्सेज हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी रिसोर्सेज हैं, मेमोरी भी रिसोर्स है, स्टोरेज डिवाइसेस भी रिसोर्सेज हैं। इसी तरह जो सीपीयू है जिसने जॉब्स को एग्जीक्यूट करना होता है वो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उसने जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अब टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि हर जॉब को सीपीयू का थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ना वो अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जब थोड़ा सा टाइम एक जॉब को मिल रहा होता है तो उस टाइम पर वो जॉब अपनी एग्जीक्यूशन कर रही होती है। फिर जब उसको मिला हुआ टाइम जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, फिर उससे अगली जॉब को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ना ये काम चलता जाता है। तो क्या हो रहा होता है कि अब जो सीपीयू है वो इन जॉब्स के दरमियान स्विच कर रहा है, यानी पहले एक टाइम एक जॉब को मिला, फिर दूसरा टाइम जो है वो उसे अगली जॉब को मिला। ठीक है, तो अब तेज़ी से एग्जीक्यूशन भी हो रही है और तेज़ी से ही जो है ना वो जॉब्स के दरमियान जो है वो क्या कहते हैं स्विचिंग भी हो रही है। ठीक है, तो इस दौरान फिर यूज़र को मौका मिल जाता है कि वो जब रन टाइम पर अपनी जो जॉब उसकी एग्जीक्यूट हो रही है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर सके। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फिर यूज़र को हम ये फैसिलिटी देता है कि जो एक रनिंग जॉब है जो रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो उसको अलाउ करे कि वो उस रनिंग जॉब के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट कर सके। तो अब इंटरेक्ट उसने कैसे करना है, वो कीबोर्ड के थ्रू करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज इंटरेक्ट करने का मतलब ये कि सपोज एक रनिंग जॉब थी, उसने इनपुट लेनी है। ठीक है, या यूज़र ने कोई कमांड देना है तो फिर वो कमांड के थ्रू कमांड लाइन या प्रॉम्प्ट के थ्रू वो कमांड जो है वो देगा। तो यूज़र को क्या होगा, क्या दिया जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र को कमांड लाइन प्रोवाइड करेगा जहाँ प्रॉम्प्ट जाहिर हो रहा होगा। जैसे हम लोग डॉस पढ़ी है हम लोगों ने, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रॉम्प्ट का हमें पता है कि क्या होता है। उस जो सी प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ रहा होता था, C:\\/ और आगे ग्रेटर देन साइन, वहाँ उसके आगे हम कमांड्स एंटर करते थे। तो इसी तरह से यूज़र को कमांड प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, यूज़र उस प्रॉम्प्ट के आगे कमांड एंटर करेगा। ठीक है, उस कमांड की एग्जीक्यूशन होगी। और जो ये भी है कि यूज़र को जो जॉब का जो स्टेटस है वो भी साथ साथ जो है वो पता लगता रहना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक यूज़र जो है वो कमांड एंटर कर सके। अब जब वो कमांड एंटर करेगा तो एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर अगले कमांड के लिए प्रॉम्प्ट जो है वो दोबारा से मतलब कमांड लाइन पर आ जाएगा। तो ये है कि जो भी आउटपुट आएगी उस कमांड की वो उसको मॉनिटर के ऊपर दिखाई जाएगी, मॉनिटर के ऊपर वो देखेगा। तो जो ये जितने भी कमांड्स वो लिखते हैं ये एग्जीक्यूट होने में बहुत कम टाइम लगते हैं। तो कम जैसे ही कमांड एक एग्जीक्यूट होगा फौरी तौर पर जो कंट्रोल है वो कमांड लाइन को दोबारा चला जाएगा, दोबारा से प्रॉम्प्ट जो है वो यूज़र के सामने आ रहा होगा और यूज़र जो है वो अगला कमांड लिखने के लिए रेडी होगा। ठीक है,
अब ये तो था टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कि टाइम शेयरिंग से क्या मुराद है कि हर जॉब के दरमियान सीपीयू का टाइम जो है उसको शेयर कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा टाइम हर जॉब में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे ही एक जॉब का टाइम ख़त्म होता है अगली जॉब को मिल जाता है टाइम, वो एग्जीक्यूशन अपनी कर रही होती है फिर उससे अगली को, तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा टाइम जो बांट के ये चलता जाता है सिलसिला। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो है टाइम शेयरिंग सिस्टम। कि टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है? ये एक मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस और इंटरएक्टिव सिस्टम है। अब ये देखें कि मल्टी यूज़र का मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम में एक से ज़्यादा यूज़र्स एक वक्त में काम कर सकते हैं सिस्टम पे। मल्टी प्रोसेस का मतलब है कि ये एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स इसके अंदर एग्जीक्यूट हो सकती हैं। एंड इंटरएक्टिव का मतलब ये है कि जो यूज़र है वो जॉब्स की एग्जीक्यूशन के दौरान उन जॉब्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है, कमांड्स दे सकता है या इनपुट दे सकता है थ्रू कीबोर्ड, और आउटपुट भी देख सकता है। तो इंटरैक्टिव होने का मतलब ये होता है। अब इसमें क्या है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इसको कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे शेयर कर रहे हैं कि एक अगर सपोज मेन फ्रेम है, वो मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेस मेन फ्रेम है, तो नेटवर्क्स के थ्रू हो सकता है कि एक यूज़र जो है वो किसी और सिटी में हो, दूसरा यूज़र किसी और सिटी में हो, तो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू तमाम यूज़र्स जो हैं या कई एक यूज़र्स जो हैं वो सिंगल एक कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं और अपनी अपनी जॉब्स जो हैं वो अपने अपने सिटीज़ में बैठे या अपने अपने स्टेशन पर बैठे वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो अब कंप्यूटर जो है वो क्या करता है कि पहले वाले यूज़र को थोड़ा सा टाइम अलॉट करता है उसकी जॉब को, ठीक है। उसकी जॉब जो है जब वो कंप्लीट होती है तो फिर उसके बाद अगली को मिल जाता है, नेक्स्ट यूज़र की जो टास्क है उसको टाइम मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं टाइम स्लाइसिंग, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम स्लाइसिंग। और ये काम कैसे कर रहा है टाइम स्लाइसिंग जो है वो राउंड रॉबिन फैशन में। राउंड रॉबिन फैशन का मतलब है कि एक सर्कुलर मोशन में टाइम्स जो हैं वो देते जा रहे हैं कि पहली जॉब को सपोज आपके पास 4 जॉब्स थी, सबसे पहले थोड़ा सा टाइम जो है सपोज चंद नैनो सेकेंड्स जो हैं वो पहली जॉब को मिले, उतने ही नैनो सेकेंड्स जो हैं वो अगली जॉब दूसरी को मिले, उतने ही नैनो सेकेंड्स जो हैं वो तीसरी जॉब को मिले, और उतने ही नैनो सेकेंड्स जो है वो चौथी जॉब को मिले। अब फिर से बारी किसकी आ जाएगी? पहले की। तो ये राउंड रॉबिन फैशन है कि राउंड रॉबिन तरीके से ये जो टाइम स्लाइसेस हैं ये यूज़र्स की जॉब के अंदर बांटे हुए हैं, टाइम बांटा हुआ है। तो जैसे जैसे एक का ख़त्म होता है अगली की बारी आ जाती है, फिर अगली की बारी आ जाती है। तो टास्क जो है वो फिनिश होगा जब आप मतलब रुक जाएगा उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो टाइम स्लाइस फिनिश हुआ हुआ है, और फिर वो अब नेक्स्ट टाइम स्लाइस का जो है ना वो वेट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बड़े क्विकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑपरेट भी बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और टाइम स्लाइसेस को जो डिफरेंट टास्क्स हैं उनके अंदर ये क्विकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है टाइम की। तो कंप्यूटर जो है वो फिर इन तमाम जॉब्स के दरमियान में बड़ी रैपिडली स्विच कर रहा है, तेज़ी से स्विच कर रहा है। एक जॉब को टाइम मिला, फिर दूसरी को मिला, फिर तीसरी को मिला, ठीक है। तो अब ये काम करने के लिए कि नेक्स्ट जॉब कौन सी आनी है, नेक्स्ट जॉब जो है वो अवेलेबल भी होनी चाहिए फौरी तौर पर टाइम स्लाइसिंग में। तो ये चेक मतलब ये जो टाइम अलॉट करना है इसके लिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ने। कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है कि सीपीयू की बारी हमने लगाई है टास्क की कि किसको कौन से टाइम पर सीपीयू जो है वो अलॉट होगा, यानी वो जो स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम अलॉट होना है यूज़र की जॉब को वो कब किसको कौन सी वाली जॉब को अलॉट होगा। तो सीपीयू का ये जो टाइम है ये सिर्फ उन्हीं जॉब्स को अलॉट हो सकता है जो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर लोड हुई हुई होती हैं। तो टाइम शेयरिंग जो सिस्टम है इस वजह से वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये सिंपल एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसके अंदर फिर ये भी होता है कि जो मेमोरी के अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो रेडी होनी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इसके लिए फिर हमें मेमोरी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, यानी जब मेमोरी के अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड हैं, लोडेड हैं, तो किस जगह पर मेमोरी में हमने कौन सी जॉब को लोड करना है, कितनी कितनी जगह किस जॉब को मिलनी है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं, और वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल या प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो जॉब्स को एक दूसरे की इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट भी करते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है कि हर जॉब को मेमोरी अलॉट हो रही हो लोड होने के लिए। तो अब जो जॉब्स हैं ये सारा काम करने के लिए जॉब्स को
मुनासिब टाइम के अंदर स्वैप इन किया जाता है, स्वैप आउट, यानी मेमोरी के अंदर लाया जाता है और मेमोरी से निकाला जाता है। ये जो स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ना है। और ये सारा काम जो है ये वर्चुअल मेमोरी की, ये जो स्वैप इन करना और स्वैप आउट करना जो है ये वर्चुअल मेमोरी की मदद से अचीव किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो भी मतलब ऐसी जॉब्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल हो रही होती है जो कि अभी कम्प्लीटली मेमोरी में नहीं आई, यानी उसका कुछ पार्ट जो है जॉब का वो मेमोरी में है और कुछ जो है वो आउट ऑफ मेमोरी यानी डिस्क में पड़ा है और उसको हम स्वैप इन और स्वैप आउट कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा।